रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक असिस्टिव डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज संडे का दिन और एक और खास मेहमान। आज हम आपको बेहद खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, डिसेबिलिटी के साथ उनके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे और पोस्ट रिटायरमेंट अब वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, कौन सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, क्या खास है और कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। डिसेबिलिटी लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं, लंबा एक्सपीरियंस है उनको ब्यूरोक्रेसी में। लगभग 34 साल उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में बड़े रैंक्स पे काम किया है। डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टर थे और अभी मेंटल हेल्थ पे और वेलबींग पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ KVS राव सर हैं। डिटेल्ड बात करेंगे इनके साथ। सर बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा आपको एज ए सिविल सर्वेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपने काम किया। डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में आने से पहले, MSJI में आने से पहले क्या आपका परसेप्शन था डिसेबिलिटी को लेके? क्या बाकी डिपार्टमेंट्स में भी कभी इंटरेक्शन होती थी डिसेबल्ड के साथ या उन इश्यूज पे? बिफोर आंसर योर क्वेश्चन, थोड़ा आपके बारे में बात करेंगे। वेरी प्रिविलेज्ड कि हम interacting with you, a person with visual disability, and we are very proud that you are running this radio run channel for a long time and creating awareness. Also very happy and congratulate for getting the national award last year. Thank you, sir. Thank you. As regards your question, it's very interesting. In fact, immediately before joining this department, Ministry of Social Justice and Empowerment, हम पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे 2 साल पहले
लेकिन उससे पहले हम हेल्थ मिनिस्ट्री में थे। राइट। हेल्थ मिनिस्ट्री में हम पब्लिक हेल्थ देखे थे, मेंटल हेल्थ देखे थे, मेडिकल एजुकेशन देखे थे, लेकिन उसके अलावा रिहैबिलिटेशन भी हम वहाँ हैंडल किया है। लाइक फॉर इंस्टेंस 2-3 इंस्टीट्यूशंस थे, लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बैंगलोर। ये इंस्टीट्यूशंस हम एडमिनिस्ट्रेटिवली वी यूज्ड टू सुपरवाइज करते थे। उससे काफी हमारा डिसेबिलिटी का थोड़ा रिहेबिलिटेशन पे एक्सपोजर हुआ है और हमको पता चला कि डिजीज जो हेल्थ का मामला है और रिहेबिलिटेशन में क्या फर्क है, उससे हमको पता चला। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री आने से पहले हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में थे। वहाँ हम प्राइवेट सेक्रेटरी थे टू बोथ द चेयरपर्सन्स ऑफ NHRC, जस्टिस M.N. वेंकटचलैया और जस्टिस J.S. वर्मा, दोनों रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय। हाँ, कमीशन में ये ह्यूमन राइट्स पे और जो कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो काफी नेग्लेक्ट होते हैं, उनके बारे में काफी काम हो रहा था। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन राइट्स जो प्रिजनर्स है, उनका जो ह्यूमन राइट्स होता है, और द पेशेंट्स जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स है जो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में, उनका किस तरह ट्रीट होता है, उनका क्या राइट्स होता है। सिमिलरली डिसेबिलिटी पे भी एक रिसर्च सेल था NHRC में, तो इससे हमको वहीं से डिसेबिलिटी सेक्टर में जान पहचान हुआ और वहाँ तो हम थोड़ा NGO से भी इंटरेक्ट किया है डिसेबिलिटी के बारे में। लेकिन इस डिपार्टमेंट आने के बाद और काफी जान पहचान हुआ है। हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? बहुत सारे जो लोग हैं, एक जनरल जो परसेप्शन है लोगों के बीच में, वो ये है कि डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में कोई आना पसंद नहीं करता। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में बाय लार्ज अगर हम बात करें, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि इस डिपार्टमेंट का काम अलग होता है। लोगों में एक परसेप्शन भी है कि एक बजट भी कम होता है इस मिनिस्ट्री का। तो जब आपको ये डिपार्टमेंट मिला तो वर यू हैप्पी, और कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर बाद में आपका? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही है कि कुछ लोग हाई फ्लाइंग मिनिस्ट्रीज में ही पोस्टिंग चाहते हैं, और लेकिन हमारा केस में जो भी मिनिस्ट्री हमको मिला है, स्टार्टिंग से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो या कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, NHRC, हेल्थ मिनिस्ट्री, इवन कैबिनेट सेक्रेटरी, कहीं भी हो, काम तो वही है। तो डेडिकेशन से तो काम करना है। कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, कुछ रूटीन हो सकता है, लेकिन अपना मोटिवेशन पे होता है। तो हमको हर डिपार्टमेंट समान लगता है क्योंकि काम करना है। लेकिन जब ज्वाइन किया है, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट नाम था, और एक ही डिपार्टमेंट था जो पूरा शेड्यूल कास्ट, OBC और सीनियर सिटीजन्स और ड्रग डी एडिक्शन एंड डिसेबिलिटी, ये 5 आइटम्स एक ही सेक्रेटरी देखते थे। तो हम ज्वाइन करने के बाद 1 महीना में ये मिनिस्ट्री बाइफरकेट हुआ इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। तो एक अलग डिपार्टमेंट हुआ है फॉर डिसेबिलिटी, एक्सक्लूसिवली फॉर डिसेबिलिटी। तो जो 4 आइटम्स एक सेक्रेटरी देखना शुरू कर दिया और दूसरा डिपार्टमेंट अनदर सेक्रेटरी, मतलब पूरा 100% अटेंशन मिलना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर हमको पता चला कि इस सेक्टर में क्या काम होता है। लेकिन हमको हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाइफर्केशन के बाद जो नया कानून बना है, तो उसमें काफ़ी हमारा इन्वॉल्वमेंट था और काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूशन करने का भी काफ़ी हमको चांस मिला है। तो यू वर हैप्पी, कोई मलाल Yes. नहीं था आपको? In fact, कि ये क्यों मिला? I feel blessed that I worked 10 years of my career in disability sector, क्योंकि इसमें ये है not only पॉलिसी, लॉ और कुछ इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट करने का मौका मिला, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट मुलाकात करना और सभी स्टेट गवर्नमेंट से भी इंटरेक्ट करना और उनको बताना है कि इस तरह क्या करना है, तो लोगों को सेंसिटाइज करना है। तो काफ़ी स्टार्टिंग जो पीरियड में हम सबका जो पूरा टीम का रोल था, तो इट हैज़ बीन वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। तो अब तो आप रिटायर हो गए हैं, तो मैं कोई भी सवाल पूछ सकता हूं, आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। हालांकि आपकी मर्जी है आपने कमेंट करना है या नहीं करना। सर 2-3 चीजें बताएं। RPD एक्ट पास करने में बहुत बड़ा योगदान था आपका,
और यूडीआईडी पोर्टल में भी आपका बहुत बड़ा योगदान था। और आरपीडी एक्ट तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो उसके लिए थैंक यू, जिस डेडिकेशन से आपने काम किया और लोगों से मिले। उसमें 2-3 चीजें आज भी जो जो तो काम कर रहे थे उनको पता है, लेकिन जो लोग नहीं, जो हमारे नॉर्मल लिसनर्स हैं जो इन्वॉल्व नहीं थे इस प्रोसेस में, तो उसमें 2-3 चीजें लोगों को समझ नहीं आती। उसमें थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो आरपीडी एक्ट का सेक्शन 3.3, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन वाला जो कॉलम है उसमें कैवियार लगा दिया लास्ट में। तो दूसरी चीज, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है राजीव रतूड़ी केस में, तो उसमें रूल 15 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, उसमें पेनल्टी नहीं थी। और तीसरा, एक बहुत डिबेट हुई थी इस चीज पे कि जब वीमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है वो वीमेन ही हो सकती है, SC/ST की जो कमीशन है वो उन्हीं का मेंबर हो सकता है, तो डिसेबिलिटी में CCPD डिसेबल्ड होना चाहिए, लेकिन इसको नहीं माना गया। इन तीनों के थोड़ा सा बताएंगे इस जर्नी के बारे में, क्या डिस्कशंस होती थी और क्यों ऐसा किया गया? तो ऐसा है, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना है उस समय तो विजन था, लेकिन हर चीज उस समय विजुलाइज करना मुश्किल होता। और वो भी है कि पूरा डिटेल्स एक्ट में रखना मुश्किल है, इसलिए तो रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो ये है कि एक्सपीरियंस ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का हो या लॉ का हो या पॉलिसी का हो, वो जो मेन गोल तो एम्स तो सही, ऑब्जेक्टिव सही होता है, लेकिन उस तरह वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है वो धीरे धीरे उसका जो वर्किंग से ही पता चल जाता है। वो वर्किंग और फीडबैक और जो मॉनिटरिंग, उससे पता चल जाता कि क्या क्या कमी है। और आप देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना बार अमेंडमेंट हुआ है, तो ये लॉ भी ये नहीं कि ये फाइनल है, अमेंडमेंट होने का जरूर है। और पार्लियामेंट कैन अमेंड इट एनी टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और जो भी डिमांड्स आ रहा है रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन हो, रिगार्डिंग विमेन का जो चेयरपर्सन होना हो, तो जरूर इस पे आई एम श्योर द डिपार्टमेंट विल बी लुकिंग व्हाट टू डू इट। यू थिंक? आपको लगता है कि CCPD डिसेबल्ड ही होना चाहिए? व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन? तो इसमें ऐसा है, फॉर इंस्टेंस मिस्टर पिंचा, he was the chief commissioner for persons with disabilities. Correct. Even though provision में नहीं है कि only person with disabilities होना चाहिए, लेकिन he was appointed as chief commissioner for persons with disability. और ये भी हो सकता है कि there may be some experts who have been working in the field of पर disability. वो तो एक्ट आने के पहले थे ना पिंचा सर? पिंचा साहब पहले थे, लेकिन अब नया एक्ट बनने के बाद नया जो CCPD जो अपॉइंट हुआ है, आई थिंक अभी तक सिर्फ एक ही हुआ है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुआ, हो सकता बिकॉज इट इज ओपन टू एवरीबडी। एंड मेनली ये है कि जो जो जिनका कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑलरेडी है इस फील्ड में, सो दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस शुड बी यूजफुल फॉर द डिसेबिलिटी सेक्टर, क्योंकि इट इज अ वेरी इवॉल्विंग सेक्टर है। तो जरूर हो सकता है कि डू यू वांट टू बी CCPD? Pardon? डू यू वांट टू बी CCPD? No, it all depends on the government. I mean, everybody is eligible for that. Yes, but, yes. But आपको अगर मौका मिले तो you would go for that? I mean, this is a very personal, subjective question because after retirement, I feel that I am able to spend much time for myself, जो हम अपने लिए नहीं कर सका। For instance, रिटायरमेंट के बाद तुरंत हमारा बेनिफिट ये हुआ कि हम सनलाइट में घूमना शुरू कर दिया, सनशाइन, विटामिन डी। वो तो पूरा लाइफ मुश्किल हुआ, क्योंकि सूर्य भगवान आते ही हम दफ्तर के अंदर जाते थे और वो फिर निकलते ही हम बाहर आते थे। तो ये, और प्लस रिटायरमेंट के बाद जो टाइम मैनेजमेंट है अब पूरा हमारा कंट्रोल में है। जब प्रोफेशन में तो इट इज द डिपार्टमेंट हु डिसाइड्स योर टाइम, नॉट ओनली ऑफिस बट ऑल्सो घर का भी, कब घर जाना है, कब घर से निकलना है। तो पर्सनली आई एम मोर इंक्लाइंड to devote my own time for my own hobbies for which I did not have time. When you were working in disability. But let me tell you, even after retirement, I am in fact more involved with the persons with disabilities. बिल्कुल, हम आएंगे उस पे, हम बात करेंगे उस पे, डिटेल बात करेंगे उस पे। That's right. तो ये बताएं कि कोई ऐसा इंस्टेंस जब आप काम कर रहे थे which really gave you satisfying कि यार
जैसे आपने बताया कि आपके 10 साल यू आर ब्लेस्ड विद दिस डिपार्टमेंट, कोई ऐसा फीडबैक या कोई ऐसी स्टोरी जो आपने जिसमें कंट्रीब्यूट किया और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली हो? हाँ, इनफैक्ट जो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 जब हम ज्वाइन किए थे उस समय सिर्फ डिस्कशन स्टेज पे था। एक ड्राफ्ट लॉ हमारा सामने पड़ा था, लेकिन उसको फाइनलाइज करना, फाइन ट्यून करना, लॉ मिनिस्टर के साथ बैठना, प्रैक्टिकल बनाना, वो हमारा ऑफिस लेवल पे काम था। इट वाज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग कि हर एवरी सेंटेंस उसको डिलीट करना, ऐड करना, मॉडिफाई करना, तो उसमें काफी एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि ये लॉ जो है इट इज द लेटेस्ट लॉ फॉर द डिसेबिलिटी सेक्टर एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर अनदर 20-25 years। तो वो ज्यादा ये हुआ है। एंड सेकेंडली, जब उसको फाइनलाइज करने में भी, जैसे ड्राफ्ट लॉ में ये था कि नेशनल कमीशन होना चाहिए, लेकिन नया गवर्नमेंट आने के बाद फिर इस पे डिस्कशन हुआ कि नेशनल कमीशन जरूरत है या नहीं। फिर मिनिस्टर्स का एक ग्रुप मीटिंग था, तो वहाँ भी हम उसमें इन्वॉल्व थे। फिर हम जब बोला कि कमीशन जरूरत नहीं है और इसी चीफ कमिश्नर ऑफिस या स्टेट कमिश्नर ऑफिस को स्ट्रेंथन करने का है, तो हम उस ग्रुप को बता दिया कि लेकिन डिमांड तो है डिसेबिलिटी सेक्टर का कमीशन होना चाहिए, लेकिन वो बोला कि स्ट्रेंथन करेंगे और जो कमिश्नर्स ऐड करेंगे इससे काफी फर्क पड़ेगा। तो उसी तरह मॉडिफाई हुआ है और कुछ नया डिसेबिलिटीज भी ऐड हो चुका है। फॉर इंस्टेंस एसिड विक्टिम्स हो या पार्किंसन डिजीज या ब्लड डिसऑर्डर्स का, तो इसमें हर चीज में जैसे आप शेड्यूल देखते हैं, तो शेड्यूल में ये था सिर्फ 21 डिसेबिलिटीज पूरी तरह लिखा हुआ था, लेकिन ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बताया कि इसको थोड़ा क्लासिफाई करो। तो फिर हमारा लेवल पे, इनफैक्ट इट इज माय ओन पर्सनल इनिशिएटिव ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी, तो आप देखा है कि उसमें फिजिकल हो या मेंटल, इस तरह हियरिंग, विजुअल, 5 कैटेगरीज हम किया है। उसमें फिर सब कैटेगरीज ग्रुपिंग किया है। तो दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशंस व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट, व्हाटएवर हैज बीन पुट अप बाय मी। ग्रेट एंड सर। इसके अलावा जो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड का जो है ऑनलाइन जो पहले बनाना है, उस समय तो हम सोचते थे इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, कैसा हो सकता है। देन और जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अवस्थी थे, काफी ही हैज टेकन लॉट ऑफ इंटरेस्ट, ही बीइंग एन इंजीनियर, और हम दोनों मिलके काफी जगह डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हम पर्सनली विजिट किया है, ही एंड आई, आईटी डिपार्टमेंट या प्लानिंग कमीशन या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, देखा कि उनका जो है सेंसस एंड ऑल दैट किस तरह उनका है और किस तरह हमारा बन सकता है। तो उसमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन काफी था। आई एम फील वेरी सेटिस्फाइड। एंड थर्ड वन इज जो मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसेबिलिटीज, 21 डिसेबिलिटीज, वो 95 एक्ट में भी था, लेकिन उसके लिए कोई सेपरेट इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म नहीं था। जिस तरह हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअल के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में नेशनल लेवल पे, इसके लिए नहीं था। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन जो प्लानिफिकेशन कमीशन रिपोर्ट में रिकमेंड हुआ था, उसको किस तरह सेटअप करना है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, कहाँ सेटअप होना चाहिए, उस पर हमारा भी उसमें योगदान था। और कैबिनेट से अप्रूवल करा के फिर वो प्रपोजल अप्रूव हुआ है और उसके बाद फिर सेटअप हो चुका है। नाउ आई केम टू नो ओनली yesterday, even though the building has become functional, only yesterday the minister, the cabinet minister of social justice and empowerment, Virendra Kumar, he has inaugurated the building and it is functioning well. यस, नहीं, बहुत ही आपके लिए एक चीज कम्युनिटी में बहुत फेमस थी कि लोग, पीपल अप्रिशिएट यू, यू वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन। ये Yeah, in fact, this is the feedback I got after retirement. They feel that I was very accessible, and I feel proud for myself that I was of help. या अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी करनी थी तो आई स्पोक टू मेनी पीपल, तो दे सेड कि द बेस्ट पार्ट इज ही वाज ऑलवेज अवेलेबल, वेदर यू ड्रॉप हिम मैसेज ऑन व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, he will respond you. And I also have a very good experience with you when we met in NIT Kurukshetra. So the way you facilitated us, तो it's a moment of pride कि
व्हाट वी वांट इज कि हमारे साथ बात हो, हमारी बातों को सुना जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। सर, एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ा है, तो इसके लिए लिसनर्स को बताइए। लिसनर्स का जब पिछले 5 सालों से सवाल आ रहा है और आज इज द मोमेंट कि जब उस सवाल को इसका जवाब मिलेगा। मेरे 3 सवाल है प्रिसाइसली। पहले जो सबसे मेन सवाल है, जो 5 सालों से किसी ने आंसर नहीं किया है, तो आप कीजिए। ये जो यूडीआईडी कार्ड है, इसका मोटिव था कि वन नेशन वन कार्ड फॉर डिसेबल्ड, कि आप हर सर्विस के लिए इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली लोगों को आज भी समझ नहीं आता इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि रेलवे में अलग कार्ड चलता है अभी भी, उसके लिए अलग से कंसेशन बनाना पड़ता है। कई स्टेट्स में बस पास आज भी अलग बनता है। जॉब्स के लिए भी कहीं पे यूडीआईडी मैंडेटरी है, कई जगह आज भी मेडिकल मांगते हैं। तो जब हम ये कहते हैं, बेसिकली यूडीआईडी का लक्ष्य क्या था और बेनिफिट क्या है, ये समझाए पहले। या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब ये कार्ड यूडीआईडी स्टार्ट करने से पहले सिचुएशन ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट अपना, इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड द रूल्स, किस तरह यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, कार्ड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए और किस तरह कौन कौन उसको असेस करना है, सर्टिफिकेट करना है, वो सिस्टम अभी भी वही है। फर्क ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितना एप्लीकेशन आ रहा है और कितना एप्लीकेशन डिस्पोज हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है, वो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे किसी को कुछ पता नहीं था। तो जब आईटी अपना पास आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिर इसको स्पीडी बनाने के लिए वी हैव टू यूज द आईटी। सो देयरफॉर ये डिसाइड हुआ कि जो नेशनल लेवल पे इस पोर्टल है, उसी अथॉरिटीज तो इशू करेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पे होने से मॉनिटरिंग हो सकता है कि कितना टाइम में इशू हो रहा है। सेकेंड थिंग, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो विजिट करेंगे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो जाके एप्लीकेशन देंगे, फिर उसको टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब एटलीस्ट मिनिमम 3 बार जाना पड़ता है। लेकिन ये ऑनलाइन होने से दे कैन अप्लाई ऑनलाइन, फिर उनको एसएमएस से टाइम आ जाता है कि इस समय आना है, फिर उस दिन असेसमेंट हो जाता है, फिर उनको ऑनलाइन पे ही कार्ड मिल जाता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके अलावा यूडीआईडी नंबर भी मिल जाता है। तो दिस इज द मिनिमम व्हाट वी थॉट। मॉनिटरिंग सही होगा और उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इन विजिटिंग सो मेनी टाइम्स। सो इस तरह आसान हो जाएगा। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज डाटा अवेलेबल होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कितना पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, अलग अलग कैटेगरी में कितना डिसेबिलिटीज है, उसे पॉलिसी स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल को काफी यूजफुल रहेगा। नाउ तीसरा है कि हम सोचा कि सेकेंड फेज में ये जो यूडीआईडी कैसा डेवलप करना है, ये पूरा कवर होने के बाद देन इस सिस्टम को वी विल लिंक इट विथ ऑल दी प्रोजेक्ट्स। जैसे किसी को व्हीलचेयर देना है तो इस बेसिस पे देंगे, ताकि उसी पोर्टल में सब मेंशन रहेगा किसको किस समय कौन सी व्हीलचेयर मिला है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा, वो एक चीज है। दूसरा, ईच पर्सन कैन ऑल्सो मेंशन कर सकते पोर्टल में कि हमारा क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आई एम पर्सन विथ हियरिंग डिसेबिलिटी, तो हमको ये चाहिए, तो डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि क्या क्या ओवरऑल नेशनल लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है और कितना रिक्वायरमेंट है, पता चल जाता है। सो दिस इज द सेकेंड फेज विच आई थिंक दैट स्टिल हैज नॉट स्टार्टेड। तो अनदर चीज इज दैट जो फेक सर्टिफिकेट होते हैं, डुप्लीकेट होता है, उससे ये सब स्क्रीन हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई यूपीएससी गया है और कोई सर्टिफिकेट दिया है, और यूपीएससी को क्या करते हैं, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से लिखते हैं कि ये क्या ऑथेंटिक आप ही दिया क्या। लेकिन इस सिस्टम से क्या होता है, इवन यूपीएससी कैन लॉग इन एंड चेक वेदर दिस सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय द राइट अथॉरिटी और नॉट। सो दिस इज द ओवरऑल पर्पस of this portal. Okay, so now basic, regarding railways, क्योंकि उनको ये पता चला, स्पेशली हियरिंग इम्पेयर्ड में बहुत आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब फेक सर्टिफिकेट, तो वो उनको काफी शक हुआ है। तो इसलिए दे डू नॉट वांट टू ट्रस्ट द सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, एंड व्हाट दे डू, दे चेक एट देयर ओन, उनका भी हॉस्पिटल्स है, अपना लेवल पे करेंगे। और जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड का है, in fact they don't have the machinery for that, जो equipment होता है, so they send the candidates to अपना मुंबई जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, अलीबाग जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट का, तो वहाँ भेजते हैं, और जब वो सर्टिफिकेट देंगे ऑन द बेसिस दैट उनको रिक्रूटमेंट करते हैं। सिमिलरली इवन फॉर कंसेशन, ट्रेन कंसेशन, क्योंकि उसमें काफी पैसे का मामला है, उनका रेवेन्यू लॉस होता है,
So they want to give it to the candidates who really deserve, who really have the disability. So now ये problem इसको निपटाना है तो फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज सही असेसमेंट करेंगे तो फिर रेलवेज का इसका अलग उनका एफर्ट्स करना जरूरत नहीं पड़ता। थैंक यू सर, मतलब बहुत अच्छा आपने बताया। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था, एक तो डेटा कलेक्ट करना और सर्टिफिकेशन को इजी करना, ये प्राइमरली गोल थे। एंड ऑल्सो जैसे मैं कहा कि किसको बेनिफिशियरीज तक प्लेसेस मिल रहा है और पहुंचना, किसको इवन स्कॉलरशिप मिल रहा है, किसको जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट है वो सब उनका इंडिविजुअल प्रोफाइल में पूरा लिखा हुआ रहता है। उनको पॉलिसी मेकर्स को पता चलेगा कि इस आदमी को क्या क्या बेनिफिट्स मिला है अभी। करेक्ट। तो वन कार्ड वन वाला वो सेकेंडरी चीज थी, लेकिन प्राइमरली ये बड़े गोल थे, राइट? ये जो आप कह रहे। गवर्नमेंट का कितना प्रेशर रहता था सर आपके ऊपर कि जब आरपीडी एक्ट भी बन रहा था, ये चीजें भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको थोड़े वरीड होते हैं कि ये हम पे भी आएगा, क्योंकि डिसेबिलिटी पे इंडिया में बहुत काम हुआ नहीं है। अगर हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें, जब आप लोग काम कर रहे थे या जब आपने ज्वाइन किया होगा, तब तो एक्सेसिबिलिटी पे शायद बात भी नहीं शुरू हुई थी। सारी वेबसाइट्स, फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन, तो कुछ प्रेशर रहता था कि ये क्लोज डालने, ये हटाने, ये होना नहीं चाहिए। नो, इनफैक्ट जब लॉ आया है, आने से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थे तो दे द वन जो इंट्रोड्यूस किया था। फिर जो बीजेपी आए थे उनके मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा हुआ था कि इस लॉ को हम एनेक्ट करेंगे। सो देयरफॉर पॉलिटिकली तो एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड फॉर दिस। अब इम्प्लीमेंट होने के बाद डेफिनेटली सबका एक्सपेक्टेशन बढ़ता है एंड वी वांट दैट टू बढ़ने के लिए, ताकि वो पूरी तरह द लॉ बिकम्स रियलिटी। और प्रेशर्स तो रहता है, फॉर इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, ये करना वो करना और अमेंड करना है, तो जरूर। और मीडिया भी, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है क्या? नहीं, पढ़न पॉलिटिकल प्रेशर होता है या नहीं? इसमें पॉलिटिकल प्रेशर का बात नहीं है। जो भी पॉलिटिकल है, जो अपना पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, जो उनका जो क्वेश्चंस होता है उसका आंसर देते हैं, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर का मतलब नहीं। पॉलिटिकल प्रेशर मतलब ये बोलते हैं ठीक है हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये कैंप बनाओ, ऑर्गेनाइज करो जो एड्स एंड एप्लायंसेस देने के लिए। तो फिर मिनिस्टर अपना लेवल पे डिसीजन लेता है कि जो एमपीज और एमएलए जो लिखते हैं तो उस बेसिस पे फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं कैंप्स। चलो वो तो अच्छी बात है, कम से कम कोई Yes. सोच तो रहा है कि हमारे बिकॉज डिस्ट्रिक्ट में होना आई चाहिए। फाइंड एमपीज एंड एमएलएस आर ऑल इन फेवर ऑफ, जिस तरह मैं बोला हूँ सुप्रीम कोर्ट आल्सो, हाई कोर्ट, दे आर ऑल इन फेवर। तो इट इज वेरी गुड दैट उनका जो Interest है पार्लियामेंट में इसमें। रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन काफी प्रेशर आता है कि इनका काम करना है। और शायद एक चीज और भी है कि डिसेबिलिटी को पॉलिटिकल क्लास ने मोरलेस एक चैरिटी की तरह वो देखते हैं। तो सबका रहता है कि चलो थोड़ा एक अच्छा काम करते हैं, एक वेलफेयर का काम करते हैं, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी इज नॉट फुली राइट बेस्ड अप्रोच के साथ। तो एक कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि इनका काम है तो कर देते हैं, और करना चाहिए, थोड़ा वेलफेयर माइंडसेट आता है इसमें। यू राइट। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है इनका क्या एबिलिटीज है, और जब लॉ आया है नाउ इट इज अ मैटर ऑफ राइट। 1995 एक्ट तो इट इज अ काइंड ऑफ वेलफेयर है, बट ये Right. जो दिस एक्ट इज अ मैटर ऑफ राइट, तो देयरफॉर they fight for it, they deserve it, and it is a responsibility of the whole society and government to ensure that their rights are protected and promoted. करेक्ट। अब आते हैं आपकी पोस्ट रिटायरमेंट वाली जर्नी के ऊपर। उससे पहले सिर्फ एक कमेंट लेना चाहूंगा। अग्रवाल साहब बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब से वो आए हैं एक डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में नई जान उन्होंने फूंक दी है। ही इज विजुअल एवरीवेयर। व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप कैसे देख रहे हैं उनके काम को? I mean, definitely I feel very happy for contributing for this department, and as I said, I am continuing to contribute. Even if I do not want to contribute, there are pressures from a lot of people for me to join them and help them, and I am willingly trying to help them. For instance, retirement के बाद हम 2 books लिखा है। एक तो letters to parents of a child with disability, क्योंकि हमारा वाइफ ये कहा कि आप लोग तो गवर्नमेंट तो काफी काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर है, जो पेरेंट है, जब बच्चा इस तरह पैदा होता है तो दे आर टोटली साइकोलॉजिकली अपसेट। तो उनको तो पूरा पता होना चाहिए कि क्या आपका स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, कहाँ फैसिलिटीज है। तो उनका एडवाइस नहीं, मैं आपसे ये पूछा था राजेश अग्रवाल जी के काम के ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे, कैसा आपको लग रहा है? फिर मैं आता हूँ आपकी किताबों पे। मिस्टर राजेश अग्रवाल के साथ हम काम नहीं किया है,
नहीं मैं In ये fact, पूछ रहा था, माय क्वेश्चन वाज ही इज वेरी विजुअल अमंग पीपल and you know he's doing great in the department. You are not working with him, but you might be keeping an eye the work department is doing. So would you like to comment anything? Are you seeing any vibrancy in the work? yeah, in fact, I had interacted with him even after retirement. He had called me. कुछ ऑर्डर कुछ ड्राफ्ट करना है क्या है, तो हमको बुलाए थे और हम उनको करके दे दिया है. एंड आई फाइंड दैट ही इज अ आईटी पर्सन एंड काफी वाइब्रेंसी है. आई फाइंड दैट ही इज बीन एबल टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ एनजीओज, देन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एमओयूज काफी साइन हो रहा है. सो ही हैज a totally different outlook, and I'm sure that जो भी काम हो रहा है, MOUs जो हो रहा है, उसका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं निकलेगा, but I'm sure it will definitely help in improving the working of the department. राइट, अब आते हैं हम आपकी जर्नी पे. तो आपने रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू किया इस जर्नी को, ये भी अपने आप में बड़ी बात है. क्योंकि जैसे आपने बताया है कि घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने एक लंबी उम्र नौकरी की है तो अब थोड़ा टाइम हमारे साथ बिताएं. लेकिन हमारी कम्युनिटी की भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप एक्सपर्ट ही हैं इस फील्ड के, तो आप कंटिन्यू करें क्योंकि इस फील्ड में लोगों की बहुत ज़रूरत है. तो आपने 2 किताबें लिखी हैं. अब सर हमें डिटेल में बताएं इन किताबों के बारे में. क्यों आपने ये किताबें सोचा कि लिखना चाहिए, कौन कौन सी आपकी किताबें हैं और कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं? Yes. तो पहले किताब जो है लेटर्स टू पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, मेनली पेरेंट्स के लिए. और ये बुक है मिनिमम इंफॉर्मेशन को पता होने के लिए कि रिहेबिलिटेशन क्या होता है, डिसेबिलिटी क्या होता है और क्या क्या फैसिलिटीज है, नॉट ओनली फॉर अर्ली इंटरवेंशन और उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, पेंशन, ये सब चीज़ कहाँ का मिल सकता है. और दूसरा सक्सेस स्टोरीज. इस सेक्टर में जो भी बच्चे जो 21 कैटेगरीज है, ये लोग अभी तक आगे कैसा बढ़े हैं इन नॉट ओनली एजुकेशन बट ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट एंड वेरियस अदर फील्ड्स, ताकि पेरेंट्स का और केयर गिवर्स का मोरल बूस्ट हो सके. और ये बुक इंग्लिश में है, अमेजोन में है, लेकिन इसके बाद हिंदी, तमिल और गुजरात में भी ट्रांसलेट होके अमेजोन में इट इज अवेलेबल. और मराठी, ओडिया, तेलुगु, पंजाबी और कन्नड़ा ट्रांसलेशन हो चुका है, अभी प्रिंटिंग में प्रोसेस है. नाउ 2 बुक्स जो ट्रांसलेशन के लिए अभी पेंडिंग है, जो हो रहा है, इज बंगाली और मलयालम. तो हम सोचा कि नॉट ओनली इंग्लिश बट हर रीजनल लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल होने से फिर पेरेंट्स को फायदा होगा. और ये बुक लिखने के बाद हमको ये पता चला कि ये नॉट ओनली पेरेंट्स को बट इवन स्पेशल एजुकेटर्स, रिहेबिलिटेशन वर्कर्स एंड मेनली आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कम्युनिटी लेवल पे होते हैं, क्लास लेवल पे, पेरेंट्स ये और सब लोग उन्हीं से मिलते हैं, तो उनको भी जान पहचान होना चाहिए कि डिसेबिलिटी क्या होता है और उनका क्या क्या फैसिलिटीज नज़दीक कहाँ अवेलेबल है. तो इस एम से ये बुक हम लिखा है एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड आई एम श्योर दैट आपके माध्यम से सभी अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, आई एम श्योर दे शुड एटलीस्ट हैव ए कॉपी एंड गो थ्रू इट एंड सी उसको किस तरह मॉडिफाई करके भी कोई मॉड्यूल बनाए तो स्पेशली आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनके लिए काफी फायदा होगा. नो, सेकंड बुक इज अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स, ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव. जब हम बताया कि डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था और नया डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ, उस समय कहते थे डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स, तब से 21 तक हम इस डिपार्टमेंट में काम किया है. और जब भी हम कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे, पूरी तरह एक रिटर्न लेक्चर हम प्रिपेयर करते थे. कोई भी सब्जेक्ट हो, एक्सेसिबिलिटी भी हो या जो लॉ, नया जो लॉ आया है उसके बारे में हो या स्कीम्स के बारे में हो, तो स्टार्टिंग से आखिर तक जो भी कॉन्फ्रेंस हम अटेंड किया है और इस तरह हम स्पीच पढ़ते थे, वो हम कंपाइल किया है. तो जो कंपाइल करने से इससे फायदा ये है कि जो नया डिपार्टमेंट बनने के बाद 2012 में और जब तक हम आते हैं 21 तक, उस पीरियड में डिपार्टमेंट क्या क्या काम किया है, नया डिपार्टमेंट बनने के बाद क्या क्या काम किया इन टर्म्स ऑफ लॉ हो या किस तरह सेंसिटाइज करने में, या कोई नया स्कीम्स जब स्टार्ट किया जैसे स्कॉलरशिप्स को, उसका हर अपडेट हर स्पीच में हम मेंशन करते थे.
तो इस बुक से फायदा ये है कि डिपार्टमेंट के बारे में क्या काम हुआ है वो जैसे स्पेशली फॉर रिसर्चर्स या पॉलिसी मेकर्स उनके लिए ये काफी फायदेमंद है। बहुत बढ़िया सर, इन दोनों के नाम एक बार बता दीजिए और प्लीज मुझे लिंक्स शेयर कर देना ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, अगर किसी को डायरेक्ट खरीदनी है तो वहां से ले सके। यस सर ये है लेटर्स टू ए पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है। हमारा पूरा नाम है उसमें के विक्रम सिम्हा राव। ये अमेजोन में है और दूसरी हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस में KVS राव है, लेकिन वो भी अमेजोन में अवेलेबल है। और और दूसरी ये बुक का क्या नाम है? अपॉर्चुनिटी क्या बोल रहे हैं? दूसरी बुक का नाम? दूसरा है अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इसमें हमारा छोटा नाम है KVS राव। ये भी अमेजोन में है जी। तो ये लिसनर्स हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और मुझे लगता है जो खास तौर पे पहली बुक है वो जो स्पेशल एजुकेटर पेरेंट्स हैं उनको पढ़नी चाहिए, और दूसरी किताब तो हर किसी को पढ़नी चाहिए अगर आप इसी फील्ड में हैं तो बहुत कम इनफैक्ट हम सोच रहे literature है। कि जी हम सोच रहे थे कि जो स्पेशली फीमेल गर्ल्स है जो शादी होने का है, तो ऐसा लोगों को भी ये काफी जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक चैप्टर है उसमें कैसा डिसेबिलिटीज प्रिवेंट करना है, मतलब जब प्रेगनेंसी टाइम में क्या क्या अपन प्रिकॉशन ले सकते हैं, और डिलीवरी के बाद भी बच्चों को किस तरह अपन सेफ उनको मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जो अर्ली इंटरवेंशन में फर्स्ट 5 years में एटलीस्ट 90% ब्रेन डेवलप होता है। तो 90 मतलब फर्स्ट 5 years में फिर पेरेंट का अटेंशन चाइल्ड पे इतना ज्यादा होना चाहिए, और न्यूट्रिशन हो या किस तरह हर चीज में उनका जो कॉग्निटिव फैकल्टी और जो लोकोमोटर विजुअल हियरिंग ये सब चीज फैकल्टी सही होना चाहिए। तो ये सभी जनरल पब्लिक के लिए भी ये बुक काफी यूजफुल रहेगा। बिल्कुल सर, आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट यू हैव डन इट। तो सर Thank you. क्या रिस्पॉन्स क्या है लोगों का अमेजोन पे? लोग हाँ अभी यस, इनफैक्ट गुजरात में एक बिजनेसमैन है जो 20 साल से वो अपना कंपनी में डिसेबल्ड को एम्प्लॉय किया है। एटलीस्ट 20% एम्प्लॉयज और डिसेबल्ड, तो उनको आइडेंटिफाई किया है कौन कौन से काम कर सकता है, इवन पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या लोकोमोटर विजुअल हियरिंग। ही हैज परचेज 500 कॉपीज ऑफ गुजराती वर्जन, एंड वो क्या किया है, सभी उनका डिस्ट्रिक्ट भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हर स्पेशल एजुकेटर हो या जनरल एजुकेटर हो, उनको ये बुक फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इस तरह दूसरा स्टेट्स में भी, जैसे तमिलनाडु को जो तमिल बुक, और हिंदी मध्य प्रदेश में काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। और इवन पेरेंट्स और टीचर्स दोनों कह रहे हैं इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, सिंपल है, क्योंकि हम सिंपल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स लिखा है। लेटर्स जैसे फॉर इंस्टेंस एक चैप्टर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ मिलना है, सिर्फ 2 पेज का है, और उसका कोई डिटेल्स है तो हम अनेक्चर में लगा दिया है, लेकिन उनको एक कत 2 पेज का कत पढ़ने से उनको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इसका मामला क्या है और क्या कैसा यूजफुल रहेगा। बहुत बढ़िया सर। अब ये बताएं, आप कुछ वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं और एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं। बताइए किस बारे में? वर्कशॉप्स और यूट्यूब चैनल। हाँ यस, इनफैक्ट जब से बचपन से पिताजी हमको, जब स्कूल में थे जैसे 7th 8th क्लास में, उस समय पिताजी योगा करते थे, योगासन, और हमको भी उनके साथ बैठ के करना पड़ता था योगासन और मेडिटेशन, प्राणायाम, प्रेयर, हर चीज। तो उस समय इवन भगवत गीता भी कुछ लोग सिखाए थे। तो ये सब चीज हमको अब पता चल रहा है, जो जितना फास्ट लाइफ हो रहा है कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी सिखाए थे स्कूल में हम कॉलेज में भी कंटिन्यू किया है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी जितना भी बिजी हो, और सुबह उसी टाइम 4-5 बजे उठ के ये सब हम करते थे, उसके लिए टाइम देते थे। और खाना पीना भी जो पिताजी नेचुरोपैथी सिखाए थे और इम्प्लीमेंट भी किया घर में, मतलब ये है कि नमक, सॉल्ट, शुगर, ऑयल्स, मैदा, ये सब चीज़ बहुत लिमिटेड में खाना है, क्योंकि दे आर नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो वो सब चीज़ हम पूरा लाइफ टाइम में इम्प्लीमेंट किया है। अब देखते हैं कि नया जनरेशन जो फास्ट फूड और कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, और सोना भी ठीक नहीं है,
लेट सोता है या पूरा रात जागते हैं। तो हम ये डिसाइड किया है कि जो पिताजी हम सिखाए थे वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल था प्रोफेशन में भी। जो इवन कितना भी स्ट्रेस हो, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करने से हमको काफ़ी फायदा हुआ है। तो हम सोचा कि अब रिटायरमेंट के बाद अपार्ट फ्रॉम राइटिंग बुक्स ऑन डिसेबिलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ स्टाइल, लाइफ स्टाइल पे कुछ चेंज करने का तो बुक्स लिखा है। एक सेल्फ डिस्कवरी और माइंडफुलनेस अवेयरनेस, ये 3 बुक लिखा है। और एक बुक है आर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। तो और इसके अलावा हम वर्कशॉप जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल मतलब इट कैन बी मेडिकल स्टूडेंट्स, आईटी स्टूडेंट्स, आईआईटी, और इनफैक्ट अभी रिसेंटली गाजियाबाद से आया हूँ जहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। तो उनको ये बता रहे कि अपार्ट फ्रॉम वर्क जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ इज नॉट एवरीथिंग। उसके अलावा जो अपना हॉबीज है, सोना, खाना पीना, ये सब चीज़ सही टाइम पे डिसिप्लिन में होना चाहिए। उस तरह अपना हेल्थ को, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक से रख सके और उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा। नहीं तो तुरंत बर्नआउट होता है, जिस तरह अभी हो रहा है आईटी प्रोफेशनल्स में। छोटे उम्र में काफ़ी कमाते हैं, फिर उसके बाद बर्नआउट हो जाते हैं, फिर नौकरी छोड़ देते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर लाइफ स्ट्रेस। तो ये फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का जो वर्कशॉप्स है, मेन पर्पस है नॉट ओनली स्ट्रेस को हैंडल करना है कि इस लाइफ में वैल्यूज कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस पूरा दिन अपन मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं या और कुछ अच्छा बुक्स पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस पे हम उनको ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनको ज़्यादा सीखना नहीं हो रहा, क्योंकि सोशल मीडिया इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। नॉलेज मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, नहीं है। और नॉलेज जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसको विजडम होता है। तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये 3 अलग अलग चीज़ है। तो ये नहीं कि जो सोशल मीडिया में जो भी हमको सब पता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वी आर ऑल वाइज पीपल। सो इसलिए उनको थोड़ा डायरेक्शन मिलना चाहिए। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमको ज़रा कुछ फ़ायदा हुआ है और वो भी कुछ टिप्स पिकअप करने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से, जैसे टाइम से सोना है और सही टाइम से खाना है और बिटवीन मील्स नहीं खाना है, क्योंकि हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। स्टमक को भी रेस्ट देना चाहिए डाइजेशन में, और नींद सही होना चाहिए, तो एक्सरसाइज भी होना चाहिए। तो ये सब करने से फिर डॉक्टर के पास जाने जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यूट्यूब चैनल भी इसी तरह से है? हाँ, यूट्यूब चैनल डिस्कवर योरसेल्फ का नाम है। तो इसमें अपना लिए अपना पहचानना है कि अपना क्या पोटेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उस पे ये वीडियोस है। और दूसरा है आर्ट ऑफ लाइफस्टाइल, क्या क्या खाना पीना सोना। और तीसरा है भगवत गीता, जो 700 श्लोकास जो है, उसमें से हम इनफैक्ट आई वाज अ संस्कृत स्टूडेंट, उसमें से अबाउट 37 श्लोकास हम पिकअप किया है। और बताया कि ये श्लोकास अपना दैनंदिन जीवन में, डेली लाइफस्टाइल में क्या, डेली लिविंग के लिए क्या यूजफुल है। फॉर इंस्टेंस एक श्लोका है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तो स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखः। इसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि योगी बनना है या प्रोफेशनल बनना है, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मॉडरेशन इन ईटिंग फूड, मॉडरेशन इन रिक्रिएशन, मतलब जो भी अपन स्पोर्ट्स ये सब करते हैं उसमें भी मॉडरेशन होना चाहिए। मॉडरेशन इन एक्टिविटी, जो भी अपन प्रोफेशनल काम करते हैं वो भी मॉडरेशन होना चाहिए। एंड मॉडरेशन इन स्लीप। तो मतलब भगवान सभी आइटम्स को कवर किया है इस श्लोका में। अपन सोचते हैं कि ये सिर्फ योगी के लिए बता रहे, नहीं, द सेम थिंग यूजफुल फॉर अस ऑल्सो। जो भी काम करना चाहते हैं ये सब चीज मॉडरेशन होना चाहिए, नहीं तो मॉडरेशन नहीं, इसलिए तो वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स। तो इस तरह एक और श्लोका है जो अर्जुन कहता है कि कृष्ण भगवान को, कि ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह अपन हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मन भी कंट्रोल नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान कहता है कि आई फुली एग्री विथ यू, आप जो बोल रहे कि सही है, लेकिन इसका इलाज भी है। अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्य न च विद्यते। मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट, ये दोनों करने से जो भी है वो पॉसिबल हो सकता है। इसका हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे हम एथलेटिक्स में प्ले ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमको कोच बोलेगा तो
स्पोर्ट्स कोच बोलेगा तुम टाइम पे 5 बजे उठना है, तो लेकिन हम तो बहुत लेजी है, हम नहीं उठते, लेकिन हम धीरे धीरे उठना शुरू करता हूँ 5 बजे। आज उठाऊं, फिर कल उठाऊं, थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है कि बाद में टाइम पे उठना शुरू हो गया, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो गया। और ये भी बोलता है कि आप सिगरेट पीना बंद करो, अल्कोहल पीना बंद करो, दोस्तों के साथ ज्यादा मत रहो, क्योंकि ये सब मेरा आदत है। लेकिन जब वो बोलने से क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि जब कोच कह रहा है कि हमारा भलाई के लिए, तो फिर हम जो भी एडिक्शन है बंद कर दूंगा, और खाना वो फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा, मतलब ये थोड़ा डिटैचमेंट। तो उससे फिर रास्ते पे आएंगे, फिर हमारा जो गोल है अचीव हो जाता है। तो दिस इज वन गुड एग्जाम्पल कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, इससे माइंड को कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह जो 37 श्लोकास जो उसमें मेंशन किया है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो बॉडी माइंड इंटेलिजेंस किस तरह और लोग किस तरह बिहेव करते हैं, और अपना रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हर चीज वेरी क्लियरली मेंशन किया है। भगवत गीता स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं कि मोक्ष आने का, स्पिरिचुअलिटी मतलब गोइंग डीप इनटू आवरसेल्व्स। अपन कौन है, अपन किस लिए जी रहे, और क्या क्या लोग किस तरह बिहेव करते हैं, और किस तरह अपन उनसे अंडरस्टैंड करना है, डीप जाना ही स्पिरिचुअलिटी है। और लाइफ को मजबूत, जितना भी प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रांग रहना है, फेलियर्स को भी हैंडल करना है, वो स्पिरिचुअलिटी अपन अंदर जाने से, अपना अपना डिस्कवर करने से वो स्ट्रेंथ मिल जाता है। देन लाइफ बिकम्स इजी एंड ऑल्सो सेटिस्फाइंग। सर बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दिस पर्सपेक्टिव, एंड आई थिंक ये बहुत लिसनर्स के काम आएगा। और मैं अब, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, आपको आगे भी जाना मीटिंग्स में, लेकिन कभी और बात करेंगे इन श्लोकास पे। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। सर जाते जाते लास्ट सवाल, अब लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, और हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? राइट, इनफैक्ट हम जब वर्कशॉप्स में वर्कशॉप लेते हैं, तो सबको हम यही पूछते हैं कि क्या पर्पस है लाइफ जब ये काम कर रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि हैप्पीनेस के लिए, और ये वो बोलते हैं का, या फैमिली को खुश रखने के लिए। तो लेकिन हमारा जो फाइनल इसमें थिंकिंग ये है कि हर चीज में जो भी काम करते हैं उसमें हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन उसमें हैप्पीनेस, जो भी काम करते हैं हैप्पीनेस से काम करना है, तभी तो हैप्पीनेस मिलता है। फॉर इंस्टेंस, माता जी 3 बार पकाती है, उसमें क्या हैप्पीनेस है? बहुत थकावट होता है, और कभी हेल्थ खराब है तो भी खिलाना बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे फिर भूखा मरेंगे। तो उसके बाद जब काम करने के बाद जब बच्चे खाते हैं और वो बोलते कि अच्छा है, तो माता जी को बहुत खुश होता है, हाँ हमारा बच्चे खुश है और इससे उनका हेल्थ अच्छा बढ़ रहा है। तो काम करने के बाद उनको हैप्पीनेस मिलता है। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन करना है जो भी काम है, क्योंकि लाइफ इज नॉट वेरी इजी। काम इज, वर्क इज डिफिकल्ट, इवन मेंटेनिंग हेल्थ इज डिफिकल्ट, क्योंकि कभी भी हेल्थ कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन अपन मोटिवेशन अच्छा रखना है, सुबह उठते ही नहीं सोचना कि अरे ऑफिस जाना है या पढ़ाई करना है, बट विथ फुल मोटिवेशन, हाँ आई एम पॉजिटिव टुडे, आई कैन हैंडल एनी प्रॉब्लम्स। इस तरह पॉजिटिव मोटिवेशन से जीते रहेंगे, देन लाइफ बिकम्स इजी। वी नीड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जो भी आते रहेंगे एक्सेप्ट करो, अच्छा हो बुरा हो, और एवरीथिंग इज टेम्पररी। एंड इस तरह रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, माइंडफुल रहेंगे, और बीइंग हैप्पी एंड हेल्पफुल टू एवरीबडी, नॉट बी सेल्फिश ऑलवेज। सेल्फिश रहो, जैसे मैं कहूँ कि खाना पीना और एक्सरसाइज स्लीप में टाइम देना है, वी हैव टू बी सेल्फिश, बट ओनली जब अपन मजबूत रहेंगे दूसरों को अपन मदद कर सकते हैं। सो आई फील द मेन गोल ऑफ लाइफ इज बी सेल्फ मोटिवेटेड, बी हैप्पी, only then you can spread happiness. Thank you, sir, for giving us your valuable time, or I thoroughly enjoyed this podcast. Thank you so much for being Now, with Danish, let me thank you for giving this opportunity. I feel very happy about you because single-handedly you are spreading awareness about disability and various other issues. In fact, let me tell you that जो आप anchoring कर रहे हैं, I think I am not so versatile as you are. You're doing very well, and you have that power and ability, and more power to you. And I expect more and better work, and you're organizing many programs also outside Panchkula. In fact, I think Gurgaon, I attended that. It was very good. Panchkula also, you're going to have. I wish you all the best.
थैंक यू सर, कीप ब्लेसिंग। आप लोगों का ही साथ चाहिए और बहुत मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और शायद मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ कि आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिलता है और इम्प्रूव कर रहा हूँ और कोशिश करेंगे कि रेडियो डांस से और बेटर कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो लिसनर्स, बात की आज हमने राव सर से, जाना डिपार्टमेंट की इनसाइट्स भी, कैसा एक्सपीरियंस था जब वो आरपीडी एक्ट को फ्रेम कर रहे थे, और स्पिरिचुअल पार्ट हम जिस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें मिला और बहुत ही मज़ा आया। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन किताबों को पढ़िए। हम, जैसे राव सर ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि सोशल मीडिया से ठीक है चीज़ों का पता चलता है, लेकिन एक डीप पर्सपेक्टिव, अगर आप एक्टिविस्ट हैं, बनना चाहते हैं, या जैसे भी डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व हैं, इन दोनों किताबों को खरीदें। हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, पढ़ें और आई एम श्योर कि आपका एक डिफरेंट नैरेटिव बनेगा और कई नई चीज़ों के बारे में आपको उन किताबों के बारे में पढ़ के पता चलेगा। मैं खुद इन किताबों को पढ़ने वाला हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा है, ऑनेस्ट कन्फेशन। तो जल्द ही मैं इन किताबों को पढ़ूंगा, क्योंकि बाकी कुछ किताबें पढ़ी हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है और आपकी जो थिंकिंग है ब्रॉड होती है। अगले सप्ताह मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन, जो कि एक एसएस2 डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई, जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं, और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं, तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन, जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215।